बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अब्बू ने भाई के लिए अपने दोस्त की बेटी का हाथ मांगा था। अब्बू अपनी देरीना दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। नाजिश एक बहुत ही खूबसूरत और शोखो चंचल सी लड़की थी। मैं उससे 2 साल कबल मिली थी। उसकी बातों और फैशन सेंस से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो एक छोटे से गांव की रहने वाली है। मेरा भाई फैसल इस रिश्ते पर रजामंद था, क्योंकि वो पहले भी नाजिश को देख चुका था। शादी की तारीख 2 माह बाद की थी। ये सारा वक्त तैयारियों में गुजर गया था। अम्मी कहती थी कि वो अपने इकलौते बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगी। अम्मी ने अपने होने वाली बहू के लिए बहुत सी चीजें बनाई थी। ये 2 माह बड़ी तेजी से गुजर गए थे। शादी में जब फकत 10 दिन रह गए तो अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपनी भाभी के गांव चली जाओ। हमने जो कपड़े तैयार किए हैं वो उसे दिखा दो। लहंगे का साइज भी चेक करना है, कहीं बाद में कोई मसला ना हो जाए। मेरा भाई भी खुश हो गया था। वो कहने लगा, हाँ हाँ तुम चली जाओ, और मेरी बात भी नाजिश से करवा देना। मैं खुद भी गांव जाना चाहती थी। मैं गांव की शादी देखना चाहती थी। इसीलिए मैं सामान के साथ भाभी के गांव पहुंच गई थी। मेरे जहन में आज से 2 साल कबल वाली नाजिश की छाप अभी तक मौजूद थी। मुझे तो यही लगता था कि उसने अपने घर में खूब रौनक लगा रखी होगी, नाच गाना चल रहा होगा। लेकिन जब मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा कोई माहौल नजर नहीं आया था। नाजिश की वालिदा यानी आंटी बतूल ने मेरी खूब आवभगत की और मुझे नाजिश के कमरे में ले गई थी। मैं जब वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि नाजिश नमाज पढ़ रही थी। हैरत इसलिए हुई थी क्योंकि नाजिश तो इन सब चीजों से बहुत दूर थी। मैं चुपचाप उसके कमरे में बैठ गई थी। थोड़ी ही देर में नाजिश फारिग हो गई तो मेरे पास आकर बैठ गई थी। उसने अबाया पहना हुआ था। वो कहने लगी, मरियम, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम हमारे घर आई हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई देरीना साथी मिल गया हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली, ये इतना बड़ा टेंट तो उतार दो जिसमें खुद को लपेट रखा है। यकीनन ये तुम नमाज पढ़ने के लिए ही पहनती होगी। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, हम आम लिबास में भी नमाज पढ़ सकते हैं। मेरी बात सुनकर नाजिश धीमी सी आवाज में हंस दी और बोली, नहीं नहीं मरियम, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं ये लिबास पहनकर पुरसुकून महसूस करती हूँ, इसीलिए मैं अब ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं बोली, तुम तो जदीद फैशन के तराश खराश वाले लिबास पहनती थी, फिर इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया तुम में? नाजिश बोली, मरियम, मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम हमारे घर चंद दिन ठहरोगी। तुम अभी तो आई हो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा कि मुझ में तब्दीली कैसे आई है। अभी तुम आराम करो, मैं जरा कुरान पाक की तिलावत कर लूं। मैंने सर हिला दिया और बिस्तर पर लेट गई थी। तभी मेरे मोबाइल पर भाई का मैसेज आया था। वो कह रहा था कि तुम मेरी बात नाजिश से करवा दो। मैं बोली, भाई अभी तो वो कुरान पाक की तिलावत कर रही है, फिर बाद में करवा दूंगी। मैं मैसेज भेजकर सो गई थी। शाम में आंख खुली तो आंटी ने मेरे लिए खूब एहतमाम किया हुआ था। एक से बढ़कर एक डिश मेरे सामने पेश की गई थी। खाना खाकर मैं इंतजार करने लगी कि कब ढोलकी बजेगी और मैं लुत्फानंदोज होंगी। शादी में दिन थोड़े ही रह गए थे और ये बात तो तय थी कि गांव की कोई शादी ढोलकी और गीतों के बगैर नहीं होती। रात ढलने लगी थी, मगर जब घर में किसी किस्म की कोई रौनक नहीं लगी तो मैंने नाजिश से पूछा कि क्या आपके घर में अभी तक ढोलकी नहीं शुरू हुई? उसने नफी में सर हिला दिया। मैंने वजह जाननी चाहिए तो वो बोली, मरियम, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब फजूल काम है? हमें अपनी जिंदगी सादगी से बसर करनी चाहिए। मैंने इनकार कर दिया और बोली, नहीं, मुझे ऐसा हरगिज नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ कि जिंदगी 2 पल की है, इसलिए इससे खूब लुत्फानंदोज होना चाहिए। एक दिन सबने मर ही जाना है, इससे पहले तो मजे कर लेना चाहिए। नाजिश हंसती थी। वो बोली, ये दुनिया मुख्तसर है, आखिरत दायमी है। यहाँ सादगी से जिंदगी बसर कर लेंगे तो आखिरत में बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मैं बोली, नाजिश तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों करने लगी हो? नाजिश ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मरियम, मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। मैंने अपने ख्वाबों में दुनिया की हकीकत जान ली है। मैं नाजिश की बात सुनकर तंग रह गई थी और बोली, कैसे सच्चे ख्वाब? नाजिश कुछ सोचते हुए बोली, मुझे ख्वाब में पहले ही पता चल जाता है कि कौन मरने वाला है। पहले पहल तो जब मेरे ख्वाब सच्चे साबित होने लगे थे तब मैं बहुत डर जाती थी, बीमार भी हो जाया करती थी। मेरा खाना पीना छूट जाता था। लेकिन अब मैंने जिंदगी और मौत की हकीकत को पहचान लिया है। जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने लाजमी तौर पर अपने रब से जा मिलना है। मौत से बचकर इंसान कहीं भी नहीं जा सकता, तो फिर उससे डरना कैसा? नाजिश की बातें सुनकर मैं घबरा गई थी। वो अजीब व गरीब किस्म की बातें करने लगी थी। मेरा उनके घर में दम घुटने लगा था। मैं चाहती थी कि यहां से जल्द अज जल्द वापस चली जाऊं। मैंने आंटी से भी कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मगर उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, अभी तो तुम आई हो, चंद दिन रुको फिर चली जाना। मैंने नाजिश के मुतालिक सब कुछ अपने भाई को भी बता दिया था। उसने भी मुझे यही कहा था
कि तुम अभी कुछ दिन नाजिश के गांव में रुको और उसकी जांच पड़ताल करो। क्या वो सच में ऐसे ख्वाब देखती है? और अगर ऐसा ही है तो उसे मेरा पैगाम दे देना कि मैं उसे फिर भी अपनाने के लिए तैयार हूं। सच्चे ख्वाब आना तो एक आजमाइश होती है और मैं इस आजमाइश में उसके साथ खड़ा हूं। मैंने भाई से कहा कि ठीक है, मैं आपका पैगाम नाजिश को दे दूंगी। रात में बड़ी गहरी नींद सो रही थी जब अचानक मेरी आंख खुल गई थी। नाजिश मेरे सिरहाने खड़ी मेरा कंधा हिला रही थी। मैं जल्दी से उठ बैठी तो नाजिश कहने लगी, मरियम जल्दी उठो, तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैं उठ बैठी थी। नाजिश कहने लगी, मैंने अभी भी ख्वाब में देखा है कि इस गांव का जो चौधरी है उसका आज रात इंतकाल हो जाएगा। मैं नाजिश की बातें सुनकर हैरान रह गई थी। वो बड़ी घबराई हुई थी। उसके माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। मैं बोली, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई थी और मुझसे कहने लगी, दुआ करो ना मरियम कि मेरा ख्वाब झूठा साबित हो जाए। मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान मर जाए। गांव का चौधरी बहुत अच्छा इंसान है, उससे कुछ हो गया तो गांव का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम दोनों अभी बातें ही कर रही थी, तभी मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान हुआ था और ये बता दिया गया था कि चौधरी साहब का इंतकाल हो गया है। यह ऐलान सुनते ही नाजिश मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, देखा ना, मैंने कहा था कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। मैं तो खुद हैरान रह गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि नाजिश को पहले ही इल्म हो गया था क्या चौधरी साहब का इंतकाल होने वाला है। मैंने ये बात अपने भाई को भी फोन पर बता दी थी। वो हैरान भी हुआ था और बोला, ये सब तो बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। मुझे ऐसी लड़की के साथ शादी करके बड़ी खुशी होगी। मैं चुप कर गई थी। मुझे पता चल गया था कि मेरा भाई नाजिश से पीछे हटने वाला नहीं है। वो इसी लड़की के साथ ही शादी करेगा। मैं अभी भी गांव में ही थी। नाजिश हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। बाकी जो वक्त बचता उसमें आराम कर लेती या चंद घड़ी बैठकर मुझसे बातें कर लिया करती थी। उसने अपने खूबसूरत लिबास गांव की यतीम बच्चियों में बांट दिए थे और खुद वो ढीले ढाले से अबाया पहनती थी और खुद को हमेशा छुपाए रखती थी। वो मुझसे भी यही कहा करती थी कि मरियम, तुम भी नमाज पढ़ा करो। मैं देखती हूं कि तुम नमाज में पाबंदी से काम नहीं लेती। मैंने उससे वादा किया कि हाँ, मैं भी नमाज पढ़ा करूंगी, लेकिन जब मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी तब। नाजिश मेरी बात सुनकर हंस दिया करती थी और यही कहती थी कि ये इंसान के बहाने ही है कि अभी नमाज नहीं पढ़नी, जब मेरा ये काम हो जाएगा तब पढ़ूंगी या मौसम बदल जाए तब पढ़ूंगी। ऐसे करते कराते ही इंसान नमाज से हमेशा दूर ही रह जाता है। नमाज पढ़ने का बेहतरीन वक्त अभी और इसी वक्त होता है। आदतें ऐसे ही बनती हैं। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया करती थी और कहती थी कि हाँ हाँ, जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने नाजिश के गांव में एक हफ्ता गुजार लिया था और अब मैं वापस जाना चाहती थी। मैंने बतूल आंटी से भी इजाजत ले ली थी। सुबह मैंने 10 बजे घर से निकल जाना था। मैं आज रात लेटी गांव में होने वाले वाकयात को सोचती रही थी और तभी मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी थी। मैंने उठकर घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। मैंने इर्द गिर्द देखा तो ये रोने की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि नाजिश की तरफ से ही आ रही थी। वो अभी तक गुनूदगी में थी लेकिन रो रही थी, सिसक रही थी और ये सब देखकर मैं डर गई थी। मैं नाजिश के पास गई और उसे झंझोड़ कर उठा डाला था। मैं बोली, क्या बात है नाजिश, तुम ख्वाब में रो क्यों रही थी? नाजिश कहने लगी, मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरे घर के दरवाजे पर एक मछली आती है। एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई मुझसे मुखातिब हो कि उस मछली के पेट में एक इंसानी बच्चा है और उसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे है नाजिश। तुम इसकी परवरिश से रूगर्दानी मत करना, नहीं तो तुम अजाब की मुस्तहिक होगी और अपने गांव वालों के भी अजाब का मौजिब बनोगी। तुम सबको बता दो कि ये जो बच्चा है ये खास तोहफा है। अगर उसे किसी ने तंग किया तो इस गांव पर ऐसा जवाल आएगा, ऐसा अजाब आएगा कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे, लेकिन अजाब टलेगा नहीं। मैंने नाजिश का हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम फिक्र न करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम जानती हो कि मछली के पेट में कभी भी इंसानी बच्चा नहीं आ सकता। तुम्हारा यह ख्वाब सच साबित नहीं होगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। नाजिश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, सच बताओ, तुम सच कह रही हो ना? मेरी तो शादी होने वाली है, मैं किसी के बच्चे की परवरिश कैसे कर सकती हूँ? मुझे मछली के बच्चे की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे नजर आ गया तो मुझे उसको पालना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव पर अजाब आ जाएगा और हम सब तहस नहस हो जाएंगे। मैं मुस्कुरा दी और बोली, कभी कभार इंसान को बेईमानी ख्वाब भी आ जाते हैं। तुम फिक्र न करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उसका ध्यान हटाने के लिए फैसल भाई के मुतालिक बातें करने लगी थी। मैंने नाजिश से कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें फैसल जैसा प्यार करने वाला शौहर मिलेगा और फिर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। मुझे 100% यकीन है कि तब तुम्हें सच्चे ख्वाब नहीं आया करेंगे।
तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। नाजिश अब मुस्कुरा रही थी। उसका ध्यान हट चुका था। वो कहने लगी, अल्लाह करे तुम्हारी सारी बातें सच ही साबित हो। हम दोनों बातों में इतनी मसरूफ थीं कि वक्त गुजरने का जरा भी एहसास न हुआ। मैं तो तब चौंकी जब मोहल्ले की मस्जिद में फजर की अजान गूंजी थी। नाजिश ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, यार तुम कितनी बातूनी हो। तुम्हें चाहिए था कि सो जाती और मुझे भी आराम करने देती, लेकिन तुमने तो मुझे बातों में इस कदर उलझा दिया कि मेरी नींद खराब कर दी। अब हमें उठना पड़ेगा। चलो उठो और नमाज पढ़ते हैं। मैंने नाजिश से कहा कि तुम नमाज पढ़ो, मैं जरा आराम कर लूं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तो अपने घर वापस जाकर नमाज शुरू करूंगी। उसने मुझे घूर कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर बोली, ज्यादा बातें मत बनाओ और उठकर मेरे साथ चलो, वजू करो। आज तो तुम्हें नमाज पढ़ना ही पड़ेगी। मैं अब इनकार भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए नाजिश के साथ सहन में आ गई थी। नाजिश वजू कर रही थी जब हमें घर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी थी। मैंने नाजिश की तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम से जर्द पड़ चुका था। वो जल्दी से मेरे पास आ गई थी। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। वो बोली, दरवाजा मत खोलना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ है, तुम क्यों डर रही हो? वो कहने लगी, हमारे दरवाजे पर मछली आई होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंसी से लोटपोट हो गई थी। मैं बोली, तुम कैसी बेवकूफाना बातें कर रही हो यार। मगर नाजिश ने मुझे जाने नहीं दिया था। वो मुझे देखती ही जा रही थी। दरवाजे पर होने वाली दस्तक अब बढ़ती जा रही थी। तभी नाजिश के अम्मी अबू भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। आंटी बतूल कहने लगी, क्या हुआ है लड़कियों, इस कदर घबराई हुई क्यों हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मैंने जल्दी से आंटी को नाजिश के ख्वाब के मुतालिक बता दिया था। नाजिश की तरह आंटी भी परेशान हो गई थी। शायद वो जानती थी कि उनकी बेटी का कोई भी ख्वाब कभी भी झूठा साबित नहीं हुआ, जबकि अब तो उनके घर के दरवाजे के बाहर से लोगों की बोलने की आवाजें भी आने लगी थी। अंकल ने आगे बढ़कर घर का दरवाजा खोल दिया तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उनके घर के सामने सच में एक मछली पड़ी हुई थी। ये एक बहुत बड़ी मछली थी। नाजिश तो उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि मैंने आगे बढ़कर देखा कि उस मछली का पेट चाक किया गया है और उसके अंदर एक बच्चा लेटा हुआ है। मोहल्ले के कुछ लोग जो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाने लगे थे, वो बतूल आंटी के घर के सामने पड़ी मछली देखकर रुक गए थे। वो लोग सवाल कर रहे थे कि ये क्या माजरा है। तब नाजिश आगे बढ़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जबकि उसका चेहरा हर किस्म की जज्बात से आरी था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी ट्रांस की कैफियत में हो। वो अपना ख्वाब मनोअन सुनाने लगी थी। देखते ही देखते मोहल्ले के बहुत से लोग वहां आकर जमा हो चुके थे। लोग नाजिश का ख्वाब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। मछली के पेट में पड़ा बच्चा रो रहा था। किसी ने आगे बढ़कर वो बच्चा उठा लिया और नाजिश की तरफ बढ़ा दिया था, जबकि नाजिश 2 कदम पीछे हटी थी। उसने नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, मैं ये बच्चा नहीं लूंगी, मेरी शादी होने वाली है, मेरा घर बसने वाला है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप इस बच्चे को दूर ले जाएं, इसको कहीं जाकर फेंक दें, इसको कब्रिस्तान में जाकर फेंक दें। ये मनहूस बच्चा होगा, न जाने ये क्या तूफान लेकर आएगा। मैंने ख्वाब देखा था, इस बच्चे की वजह से हमारे गांव पर अजाब नाजिल होगा। तब मोहल्ले के मौलवी आगे बढ़े। उसने नाजिश के सामने हाथ जोड़ दिए थे और बोले, बेटी, खुदा के वास्ते इस बच्चे को पकड़ लो। तुम्हें आज से पहले भी बहुत से सच्चे ख्वाब आए हैं। ये बच्चा खुद मनहूस नहीं है, लेकिन अगर हमने इसका ख्याल ना रखा, इसकी जरूरियात पूरी ना की, तब इसकी वजह से अजाब आएगा। तुम इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, इसको पालो और अपने होने वाले शौहर से हमारी मुलाकात करवा दो। हम उससे कहेंगे कि अपनी बीवी को इजाजत दे दो कि ये बच्चा वो अपने साथ ले जाए। नादिश बेतहाशा डरी हुई थी। वो किसी सूरत भी वो बच्चा पकड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मोहल्ले वालों के दबाव में आकर उसे वो बच्चा पकड़ना ही पड़ा था। वो घर उस छोटे से बच्चे को ले आई थी। हम सब हैरान बैठे थे। बतूल आंटी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जबकि अंकल जमशेद भी बहुत खफा से थे। आंटी बतूल कहने लगी, न जाने मेरी बच्ची पर इस कदर आजमाइशें क्यों आती हैं। चलो मान लिया कि इसको सच्चे ख्वाब आते हैं, लेकिन फिर ये कैसा ख्वाब था? अब ये बच्चा न जाने कहां से आया है, किसका है। इसके खातिर मेरी बेटी अपनी जिंदगी क्यों खराब करे। वो बच्चा भूख से बिलख रहा था। फिर आंटी जल्दी से एक फीडर में दूध डालकर ले आई थी और उस बच्चे को दूध पिला दिया गया था। तब कहीं जाकर उसे सुकून आया। आंटी बतूल ने ही उस बच्चे को सुला दिया था, जबकि नाजिश तो दूर बैठी हैरान सी उस बच्चे को देखती जा रही थी। घर का माहौल बड़ा परेशान कुन हो गया था। गो के इस घर से पहले भी शादी वाला एहसास नहीं आ रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे एक घर उजड़ सा गया हो। मैंने ये सारी सूरत हाल फोन करके भाई को बता दी थी। वो बेहद हैरान हुआ था। कहने लगा, मछली के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है, और फिर इसकी जिम्मेदारी नाजिश को ही क्यों सौंप दी गई। मैं बोली, भाई मुझे इल्म नहीं है,
बस जो इंसान मुंतखब कर लिया जाता है उस पर ही ज्यादा आजमाइशें आती हैं। नाजिश को भी तो सच्चे ख्वाब देखने के लिए चुना गया है, तो फिर उस पर आजमाइश आई है। उसको एक बच्चा सौंप दिया गया है, अगर वो उसका ख्याल नहीं रखेगी तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मेरा भाई कहने लगा, ठीक है, तुम ये बातें अभी अम्मी अब्बू को ना बताना, मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। भाई ने इतना कहकर फोन बंद कर दिया था। मैं नाजिश के पास जाकर बैठ गई थी और उससे बोली कि तुम मुझे बताओ अब क्या करना है। तो वो रोते हुए मेरे गले लग गई और कहने लगी, अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मुझे हर हाल में पूरा करना पड़ेगी। तुम मुझे बताओ कि मैं इस चीज से कैसे बच सकती हूँ, क्या कोई राह फरार है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, अगर मुझे कुछ इल्म होता तो मैं यकीनन तुम्हारी मदद करती। मैं अभी भी नाजिश के घर में ही थी। आखिरकार वो इस फैसले पर पहुंच गई थी। उसने ये ऐलान कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी और अपनी जिंदगी गांव वालों के लिए वक्फ कर दूंगी। मैं अपनी खुशियां भुलाकर इस बच्चे की परवरिश करूंगी ताकि गांव वालों पर किसी किस्म का कोई अजाब ना आए और वो खुशहाल जिंदगी बसर कर सके। पूरे गांव वाले उसके बहुत एहसानमंद थे। हर तरफ नाजिश की ही तारीफें होने लगी थी। हर कोई झोलियां उठा उठा कर नाजिश को दुआएं देता था। जबकि नाजिश बुझ सी गई थी। आंटी बतूल हर वक्त रोती रहती थी। उन्होंने अम्मी को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था और भाई का रिश्ता खत्म कर दिया गया था। अम्मी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। वो कहने लगी, जब सब कुछ हो गया तो अब आपको याद आया बच्ची की हकीकत बताने का। आपकी बेटी सच्चे ख्वाब देखती थी, लेकिन आपने इस चीज का जिक्र हमारे साथ नहीं किया। शादी के कार्ड बढ़ गए, लेकिन तब भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। और अब जब शादी में महज 8 दिन रह गए हैं तो आपने कितनी आसानी से रिश्ता खत्म कर दिया। अम्मी ने मुझे भी फोन किया था। वो कहने लगी, मरियम, जिस कदर जल्दी वापस हो सके तुम घर आ जाओ। मैंने भाई को अम्मी का फैसला सुना दिया था, जबकि भाई ने मुझे वापस आने से मना कर दिया था। वो कहने लगा कि मेरे खातिर कुछ रोज वहां ठहर जाओ। तब मुझ पर यह हकीकत आश्कार हो गई थी कि मेरा भाई नाजिश से मोहब्बत करता है और किसी सूरत भी उससे दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। मैं ढीठ बनकर नाजिश के घर पर ही रुक गई थी। घर का माहौल अजीब उदासी लिए हुए था, जबकि वो छोटा सा बच्चा हर लम्हा रोता ही रहता था। यूं ही 10 दिन गुजर गए थे। एक दिन घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो आंटी बतूल ने ही दरवाजा खोला था। सामने पुलिस खड़ी थी। ये सब हैरत की बात थी। आंटी ने उनके आने की वजह पूछी तो इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें किसी ने इत्तला दी है कि मछली के पेट से बच्चा निकला है। ये बात नाकाबिले यकीन है। फिर उस बच्चे ने इस गांव पर आने वाले अजाब के मुतालिक भी पेशगोई की है। इसी वजह से पूरे गांव में खौफ व हिरास फैल चुका है। हम बच्चे को देखने के लिए आए हैं और हकीकत जानना चाहते हैं। आंटी बतूल पुलिस एहलकारों को नाजिश के कमरे में ले गई थी। मैं भी उनके साथ वहां गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर नाजिश से छोटे छोटे सवालात पूछ रहे थे। फिर उन्होंने बच्चे को उठाकर देखा और कहा कि हम मजीद तहकीकात करने के लिए एक बार फिर चक्कर लगाएंगे। नाजिश ने कहा कि आप जितनी बार चाहे मर्जी आ जाएं। यह बच्चा मछली के पेट से निकला है और इसके ऐनी शाहिद मौजूद है। हमारे मोहल्ले के लोगों ने इसको देखा है। पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया और वो वहां से चला गया था। मैंने ये सब फोन करके अपने भाई को भी बता दिया था। उसने कहा कि तुम वहीं रहो और मुझे इसी तरह छोटी छोटी मालूमात देती रहना। मेरा भी इरादा यहां पर और दिन रहने का था, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद आंटी बतूल मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, अब तो तुम जानती हो कि रिश्ता टूट चुका है। हमने इनकार कर दिया है। अब मेरी बेटी का ब्याह आपके घर में नहीं हो रहा, तो फिर यहां पर तुम्हारा रुकना मुनासिब नहीं है। बदकिस्मती से अब तो मेरे घर पुलिस भी आने लगी है। मेरी बच्ची, तुम नाराज मत होना। मेरी तुमसे यही गुजारिश है कि अपने घर चली जाओ, अपने वालिदैन के पास चली जाओ, यही बेहतर है। हमारे घर में तो पहले ही अजीब सा हादसा पेश आ गया है और इस बात का भी कोई इल्म नहीं है कि हम गांव वालों पर कब अजाब नाजिल हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम बिला वजह इस सब में मारी जाओ, इसीलिए तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैंने सर हिला दिया था। मैंने भाई को फोन किया और कहा कि मुझे आकर ले जाएं। भाई ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अभी कुछ दिन रुको। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे आंटी बतूल ने कहा है कि तुम हमारा घर छोड़कर चली जाओ। भाई परेशान हो गया था। कहने लगा, अच्छा, अगर आंटी ने कहा है तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा। मैं कल तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और बस मैं अपने भाई के इंतजार में ही थी। अगली सुबह 10 बजे ही भाई घर पहुंच गया था। मैं अपना सामान लेकर जाने लगी तो पुलिस का रेड हो गया था। पुलिस ने किसी को भी घर से निकलने से रोक दिया था। पुलिस का रेड देखकर मोहल्ले के भी बहुत से लोग जमा हो चुके थे। यह नजारा बड़ा अजीब सा था। पुलिस ने आते ही नाजिश को हथकड़ियां पहना दी थी। आंटी बतूल जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरी बेटी को हथकड़ियां क्यों पहनाई हैं? मेरी बेटी का क्या कसूर है? तो पुलिस ने कहा, आपकी बेटी ने लोगों को धोखा दिया है और मोहल्ले में खौफ व हिरास फैलाया है, इसीलिए हम इसे थाने लेकर जा रहे हैं। आंटी बतूल रोने लगी और बोली, मेरी बेटी ने कोई धोखा नहीं दिया और आप मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, जिस दिन मैं तफ्तीश करने के लिए आया था, मैंने बच्चे के सर से बाल तोड़ लिया था
और उसके साथ ही इसकी मां का भी बाल तलाशी के दौरान इसकी कंघी से निकाल लिया था। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है, जिससे ये बात साबित हो गई है कि ये बच्चा नाजिश का ही है। तो फिर मछली की पेट से निकलने का ढोंग क्यों रचाया गया? आंटी बतूल फूट फूट कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, नाजिश, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो हमें कहीं नजर मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ कि हकीकत क्या है। बहुत से लोग नाजिश के घर आ चुके थे। हर कोई उसकी जानिब सवालिया नजरों से देख रहा था। तब नाजिश रोने लगी थी। वो बोली, ये सब मैंने फकत अब्बू की सख्ती की वजह से किया है। आप तो जानती है ना अम्मी, मेरा बाप कितना सख्त मिजाज था। मैंने आपको आज से 3 साल कबल बताया था कि मैं रफीक के साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब मैंने अपनी पसंद का इजहार किया तो अब्बू ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और कहा था कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से किसी लड़के का नाम सुन लिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अम्मी, क्या कोई बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसके साथ यही सुलूक किया जाता है? मैंने फिर दिल में ठान लिया था कि मैं रफीक के साथ शादी करके ही रहूंगी। हम दोनों ने खुफिया निकाह कर लिया और फिर मैं हामला हो गई थी। इसी वजह से मैंने अपने चुस्त लिबास लड़कियों में बांट दिए थे और खुद अबाया पहनने लगी थी, ताकि किसी को ना पता चले कि मैं हामला हूं। और फिर जिस रोज आप शहर गई थी मेरे रिश्ते की तारीख पक्की करने, उस दिन मैंने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। लेकिन मेरा ये बेटा मेरा शौहर रफीक अपने साथ ले गया था और हम दोनों मुनासिब मौका ढूंढ रहे थे ताकि ये बच्चा मेरे पास वापस लाया जा सके। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मुझे सच्चे ख्वाब आते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब भी कोई काम हो जाता था उसके बाद ही मैं कहती थी कि मैंने तो ये ख्वाब में ही देखा है। मैंने कभी किसी चीज की पहले से पेशगोई नहीं की थी। जैसे जब खाला का इंतकाल हुआ तो मैंने आपसे कहा, अम्मी, मैंने तो ख्वाब में देखा था कि खाला का इंतकाल हो गया और वो सच्ची फौत हो गई। इसी तरह जब गांव के चौधरी साहब का इंतकाल हुआ था तो मुझे फोन करके रफीक ने पहले ही बता दिया था। उसे उनके घर से रोने की आवाजें आ रही थी। उसने जाकर पता किया तो इल्म हुआ कि चौधरी साहब का इंतकाल हो गया है और ऐलान करवाने में भी देर थी। तो इसीलिए मैंने ये बात घर में पहले ही कह दी कि मौलवी साहब का इंतकाल हो गया है। मैंने ख्वाब में देखा है और फिर मछली के पेट में जो बच्चा था वो मेरा ही था। मुझे ये आइडिया रफीक ने दिया था ताकि मेरा बच्चा मुझ तक पहुंच जाए। और कुछ दिनों तक मैं आपको यही ख्वाब सुनाने वाली थी कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मुझे रफीक के साथ शादी करने की हिदायत की गई है। लेकिन अफसोस, इससे कबल ही पुलिस ने मेरी हकीकत मालूम कर ली। ये सब बातें सुनकर हम सब हैरान खड़े थे कि ये क्या कह रही थी। नाजिश कहने लगी, अब्बू, अगर आपने मुझे मेरी पसंद की शादी करने की इजाजत दी होती तो आज ये कुछ ना होता। शायद किसी को इल्म भी ना होता कि मैंने पसंद की शादी की है। आपकी रजामंदी शामिल हो जाती तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाना था। मगर मैंने अपनी मोहब्बत पाने के लिए सारा इंतजाम अपने हाथों में ले लिया और देखे ना, सब कुछ गलत हो गया। नाजिश बिलक बिलक कर रोने लगी थी। उसने हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा कि अगर आपकी बेटी पसंद की शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे तो कभी भी एतराज न करना। पुलिस नाजिश को ले गई थी। मुझे भी भाई घर वापस ले आया था। कुछ दिनों बाद मुझे भाई ने बताया था कि नाजिश जेल से छूट गई है। वो अपने शौहर और बच्चे के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई, जबकि वो अपने गांव वालों को बड़ा अच्छा सबक दे गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।